बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि दो चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखी जाएंगी और ये इमरान खान साहब की पार्टी भी कह रही थी। उनका ये कहना था कि दो चीज़ें इमरान खान के सामने, एक तो डेट के हवाले से जो मामला है कि 5 अगस्त है या 90 दिन है या मामला किधर को जाएगा, एक तो ये चीज़ इमरान खान साहब के सामने जाएगी। और दूसरा जो सेनेट के टिकटों की तकसीम या उम्मीदवारों का चुनाव, क्योंकि ये तो सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद तो नहीं है अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानी से, लिहाजा ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार किसे वोट डालते हैं, ये फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना था और इमरान खान साहब ने ये फैसला करना था। वक्तन फवक्तन लोग जेलों में जाते रहे, इमरान खान साहब से मिलते रहे और जेल में जाने वाले लोग बाहर आकर ये दावा करते थे कि जी मेरा भी सेनेट का टिकट पक्का हो गया। तो आज जो जेल से खबर आई है उसमें एक तो ये दावा किया जा रहा है कि, और ये मिसाल यूसुफजई ने खुद दावा किया कि मेरी नशिस्त जो है वो इमरान खान साहब ने पक्की कर दी है और इमरान खान साहब ने कहा है कि मिसाल यूसुफजई जो है उन्हें सेनेटर बनाया जाए सानिया निश्तर वाली सीट के ऊपर और बाकियों को कागजात नामजदगी उसमें जमा नहीं करवाने चाहिए थे। एक तो ये बात होगी क्लियर। और दूसरा जो है वो मिसाल यूसुफजई के लिए एक और प्रॉब्लम हो गई है और ये प्रॉब्लम बड़ी अजीब सी है। यानी उन्होंने यहां पे इलेक्शन लड़ना है तो आप जब कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो आपके तजवीज़ कुरिंदगान और तायीद कुरिंदगान होते हैं। ये वो लोग हैं जो तजवीज़ और तायीद करते हैं कि जनाब ये हमारी तरफ से ये उम्मीदवार के तौर पर खड़ी है। अरकान असेंबली होते हैं। तो मिसाल यूसुफजई के तजवीज़ और तायीद कुरिंदगान अब वो नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने एक दिन का टाइम दिया है, अब देखना यह है कि वो आते हैं या नहीं आते। अगर वो नहीं आते तो इनके लिए बड़ा सीरियस मसला हो जाएगा, उन्हें लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके तजवीज़ और तायीद कुरिंदगान का एक छोटा सा इशू हो गया था और इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इलेक्शन से ही बाहर कर दिया था। तो वो इलेक्शन से बाहर हो गए और पीपल्स पार्टी और नून लीग अकेले मैदान में रह गए थे। ये वो वक्त था जब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत भी थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका तोती बोलता था, वहां पे इलेक्शन जीतना उनके लिए आसान था। लेकिन वो सीट पुरानी क्योंकि नून लीग की चली आ रही थी, बाद में उसी सीट से बिलावल ने और अता तारड़ ने इलेक्शन लड़ा पीटीआई के उम्मीदवार के मुकाबले में। फिर फॉर्म 47 जो है वो जारी हुआ अता तारड़ के लिए और उन्होंने उसे हलाल भी किया काफी हद तक। तो मिसाल यूसुफजई की जो नशिस्त है वो इस हवाले से मुश्किल में पड़ गई है, लेकिन उनके बाद टाइम है। अब इमरान खान साहब की जो कॉन्सेंट एक मिली है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने जेल में जो दो चीजें उनके सामने रखी गई, एक तो एहतजाज की तारीख, तो उस पर अलीमा खान ने कहा जी उनको तो पता ही नहीं था और अभी पता चला है 90 दिन का मामला। तो 90 दिन के मामले के ऊपर एक क्लैरिटी आई है और ये सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से भी आई है, ये अलीमा खान की जानिब से भी आई है और इन सब ने कहा जी 90 डेज। अली अमीन गंडापुर की बात है, इमरान खान साहब ने 5 अगस्त का टाइम दिया हुआ है। ये आप जरा सुन ले, सलमान अकरम राजा साहब बड़े गुस्से में बोल रहे थे तो उन्होंने 90 डेज पे क्या कहा, जरा ये सुने आप। 90 दिन की बात के हवाले करता हूं, मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूं। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूं, हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत जो है तहरीक चलाएंगे। तो एक तो जो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हो रहे थे इस पे इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ दिया है और उनका जो मौक़िफ़ है वो अब छप भी गया मुख्तलिफ जगहों पे, सोशल मीडिया पे। इमरान खान ने कहा कि लाहौर में इजलास को लेकर पार्टी में इख्तलाफ जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, जाती इख्तलाफात खत्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। इमरान खान ने जो है वो अलीमा खान ने बात की, इमरान खान की दूसरी बहनें भी वहां मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज 2 पैगाम दिए हैं और कहा है कि उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है, मेरे टीवी और अखबारात बंद किए हुए हैं, सुपरिटेंडेंट जेल और कर्नल साहब ने इंसानी हकूक खत्म किए हुए हैं, मेरे साथ हुए सलूक का हिसाब होना चाहिए, ये सब एक शख्स के कहने पर किया जा रहा है। अच्छा, इस हवाले से इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है, वो उनकी बहन ने जो बताया, उन्होंने कहा बड़े सख्त अंदाज में इमरान खान साहब ने ये बात की है। तो जरा ये सुन लें कि इमरान खान ने अपनी बहन को क्या कहा कि कौन जिम्मेदार है, ये देखें आप। अगर मुझे जेल में कुछ होता है उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और आसिम मुनीर उन्होंने हिदायत दी अपनी पार्टी को कि आप आसिम मुनीर का हिसाब लेंगे अगर मुझे जेल में कुछ हुआ, क्योंकि ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान को उस कैद में रखा हुआ है। ये मैं आपको अब कह रही हूँ। अब ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर की होगी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और फिर दोबारा से उन्होंने कर्नल की भी बात की, उन्होंने सुपरिटेंडेंट की भी बात की, बल्कि इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं वो कर्नल कौन है और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर भी बता रहे हमसे हमारी सहूलियात वापस ले ली गई हैं और लगातार परेशान किया जा रहा है।
इमरान खान साहब की बॉडी के ऊपर जो मैस है, जो जो गोश्त होता है या जो मसल्स होते हैं, वो कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें वो जेल के अंदर बाहर निकलने की और ज्यादा वॉक करने की या वर्जिश करने की इजाजत नहीं है। तो एक आदमी को आप अकेला रखे, छोटे से सेल में बंद रखे, तो अल्टीमेटली उसके जिस्म का गोश्त कम होना शुरू हो जाता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली खुद इसको मेरा अपना इस पे एक एक्सपीरियंस है। मेरा 30 किलो के करीब वजन कम हो गया था लगभग, तो जब मुझे कैद में डाला हुआ था। तो ये बड़ी तेजी से वजन गिरता है अगर आपको बाहर ना निकाले। मुझे तो 1 मिनट भी बाहर नहीं निकाला। मैं तो जहां पहले दिन अंदर गया, मुझे वो अंदर ही रखते थे, बाहर निकालते ही नहीं थे। तो एक दफा भी बाहर नहीं निकाला, सवाए इसके कि जब छोड़ा मुझे, तो वो वजन वाकई कम होता है। आपको खाना भी मिले फिर भी आपका वजन कम होता है, क्योंकि आपके पास मसल को आप हरकत नहीं दे रहे होते, वर्जिश करने का आपको मौका नहीं मिल रहा होता, या वॉक करने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही होती। तो फिर ये आपके साथ होता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने कहा, पैगामात ये है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है उन्हें खत्म किया जाए। लाहौर के अंदर जो हुआ उसको इन्होंने खुशाइन करार दिया। मिर्जा अफरीदी के हवाले से कोई क्लैरिटी जेल में से नहीं आई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मिर्जा अफरीदी का जो टिकट है उसको कंफर्म कर दिया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, जो लोग दावा कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को अगर आप देखें तो वो पहले भी थोड़ा सा मिर्जा अफरीदी को सपोर्ट करते रहे हैं। तो पैसे वाला आदमी है, सपोर्ट तो उसे मिल ही जाती है। लेकिन यहां पे एक चीज और बड़ी अजीब है। इमरान खान साहब ने जेल में मुख्तलिफ लोगों को बार बार यह कहा कि आप भी सेनेट के उम्मीदवार हैं, आपको भी बना सकते हैं, आपको भी बना सकते हैं, या आपको बनाएंगे, या तुम्हें चलो सेनेट में एडजस्ट कर देंगे। अब वो ये करते करते वो बंदे हो गए हैं ज्यादा और सीटें रह गई हैं कम। अब इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि 7 नशिस्तें हैं सेनेट के अंदर जो जनरल नशिस्तें हैं। उनमें से पीटीआई को 6 जीतनी चाहिए थी, लेकिन फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला आ गया। अब भी पीटीआई अगर मैनेज कर ले तो वो 5 जीत सकती है, लेकिन जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है पीटीआई इसमें से मैक्सिमम 4 सीटें जीत पाएगी। तो बंदे तो कम हो गए हैं, तो आसरा ज्यादा बंदों को किया हुआ है। तो इमरान खान साहब ने, जो उनकी बहनों ने कहा जी पार्टी फैसला कर ले, यानी ये पार्टी फैसला कर ले किसको देना किसको नहीं देना। तो ये मामला, क्योंकि इमरान खान साहब ने इतने ज्यादा बंदों से वादा कर लिया था, जो मुझे बज़ाहिर दिखाई देता है सेनेटर बनाने का, कि अब वो सारे सेनेटर बनना चाहते हैं, लेकिन वो टिकट जो है वो अवेलेबल नहीं है। टिकट का मतलब ये है कि हमायत कम लोगों को दी जा सकती है, ज्यादा को दी नहीं जा सकती। मुराद सईद के ऊपर वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस लगाया हुआ बहुत बड़ा। ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है। इसको कैसे टैकल किया जाता है ये आने वाले दिनों में देख लेंगे। वैसे मुराद सईद का पूरा हक है आईनी और कानूनी तौर पे कि उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़वाया भी जाए और वो सेनेट का इलेक्शन जीत भी जाए। मिर्जा अफरीदी एक सरमायादार है, ताकतवर आदमी है। इमरान खान साहब को ऐसा नहीं है कि एक आध दफा आई हो और उन्होंने रिजेक्ट कर दी हो, नहीं, बार बार आती है। अगर ये कोई मुलाकात हुई भी है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मतलूबा नताइज नहीं मिले, ये बात तो गारंटीड है। वरना इस वक्त जो ब्रिगेडियर फाइक कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और जो गिलगित बल्तिस्तान में वहां के ऑफिसर्स कर रहे हैं, ये सारा कुछ ना हो रहा होता। देखिए, जो डीलिंग इस वक्त हो रही है ना गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में वहां के अवाम के साथ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि खुदा न खास्ता ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हालात को बलूचिस्तान के हालात की तरह कर देंगे, सिर्फ अपने इक्तदार और अपने कंट्रोल के लिए। यानी एक जूनियर ऑफिसर होता है और बेचारे एफए पास आ जाते हैं। अब ये जूनियर ऑफिसर है, उसका दिमाग सिर्फ उसकी नौकरी के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि सारा कुछ उसका उसकी नौकरी से वाबस्ता है। वो अपने सीनियर को खुश करने के चक्कर में कुछ भी करता है और वो कुछ भी करने का खुमियाजा पाकिस्तान भुगतता है। यही सब कुछ बलूचिस्तान में गंदे खेल खेले गए और यही खेल आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में खेले जा रहे हैं। लगता है कि ये जीबी को और कश्मीर को भी बलूचिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। देखिए, दूसरी जमातें बाहर से बंदे ले लेकर जा रही हैं और अपनी रौनक लगा के दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो जी हमारी छोटी मोटी रौनक लगी हुई है। कहीं पे भी वो पब्लिक को शो नहीं कर पा रहे। जहां दिखाते हैं वो किसी ना किसी लीडर को दिखाते हैं, उसके आसपास 10 20 30 बंदे दिखाते हैं, पब्लिक को नहीं प्रॉपर तरीके से वो शो कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये उम्मीदवार आप एक मरतबा फिर देख लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से हल्के में आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डालना है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ आपने वोट डालना है तो फिर आपने किसको वोट डालना है। ये सारी कहानी जो है वो इस सफ़े पे लिखी हुई है। कहीं आपको खैमे पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको विकेट पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको किसी और इंतखाबी निशान पे वोट डालना पड़ेगा। तो अलग अलग बहुत सारे इंतखाबी निशान हैं। तो ये 5-6 निशान आपके सामने हैं अलग अलग हल्कों में। इनमें आप वोट डालेंगे तो आपका वोट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा। एक नाजरीन मेरी गुजारिश है आज़ाद कश्मीर के लोगों से, ये आम आवाम से नहीं मैं बात कर रहा, ये वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पूरे पूरे खानदान ओवरसीज हैं और इनके पास काफ़ी पैसा है।
आजाद कश्मीर में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर रहती है और वो लोग वहां पे पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर पैसा कमाते हैं। तो इनके पास वसाइल की कमी नहीं है, ये बहुत अमीर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। अब इनको ठगने का टाइम आ गया है। अगर आपको कोई कहे, कोई ऑफिसर, कि जनाब इतने पैसे दे दें, आपको इलेक्शन जितवा देंगे और आपको असेंबली में पहुंचा देंगे और आप कल को मिनिस्टर भी बन जाएंगे, तो आपने इनकी बातों पे कान नहीं धरने। बहुत सारे दिहाड़ीबाज जो है वो मार्केट में फिर रहे हैं। यही काम बलूचिस्तान में किया गया था। एक एक हल्के के लिए 10-10 बंदों से करोड़ों रुपए लिए गए थे। एक बंदा वो 2 करोड़ दे गया, एक बंदा उससे 5 करोड़ ले लिए, एक बंदा उससे 7 करोड़ ले लिए, एक और बंदा उससे 3 करोड़ ले लिए। तो इस तरह एक एक हल्के के लिए 10-10 बंदों से पैसे पकड़े गए थे बलूचिस्तान में। और बाद में जब ये लोग पैसे वापस मांगने के लिए गए तो इनको कहा गया, कौन से पैसे भाई, तुम्हें वहां पे थोड़े से वोट पड़ते तो हम तुम्हें जितवाते, दौड़ जाओ यहां से। अब वो पैसा ऐसा तो होता नहीं है जिसका कोई कानूनी रिकॉर्ड हो पीछे से। यानी जब आप इस तरह का पैसा है जो आप रिश्वत में दे रहे हैं, तो वो आप रिकॉर्ड का पैसा निकाल के तो रिश्वत में नहीं देंगे ना, वो तो आप पैसा इधर उधर से कहीं से निकालेंगे और निकाल के आप दे देंगे। तो मेरी गुजारिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर के अंदर जो बड़े ताकतवर पैसे वाले लोग हैं जिनको सियासत का कीड़ा है या खुजली है, तो मैं उन्हें यह बता रहा हूं कि आपने अपने करोड़ों रुपए जाया कर देने हैं। यही बंदे दिहाड़ियां लगा के पहले आए हुए हैं। जावेद लतीफ ने बताया था कि लाहौर के अंदर भी एक ऑफिसर ने बहुत पैसे ले लिए थे। बलूचिस्तान के लोग किससे आज भी सुनाते हैं कि हमसे पैसा ले लिया, हमें ना एमपीए बनाया ना एमएनए बनाया। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना पैसा जाया ना करें। ये दिहाड़ीबाज हैं, ये दिहाड़ी लगा के निकल जाएंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। अभी वहीं पे जीबी में इलेक्शन चल रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे मुकम्मल पाबंदी है, मगर बिलावल और उनकी बहन, इनके प्रोटोकॉल के लिए गवर्नर पंजाब भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि क्या उनके पास एनओसी है। इलेक्शन के इस माहौल में एक गवर्नर भी वहां पे पहुंच गए, तो देखें एक तरफ कितना फ्री हैंड है, आप इंजॉय करें। यही बिलावल और मरियम, इन्हें मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड था 2020 में भी, जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी, और इनके पास आज भी फ्री हैंड है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि उनकी हुकूमत थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दीवार के साथ लगाया गया। ना उनके पास अपना निशान है, ना वो कंपेन कर सकते हैं, ना वो लोगों में जा सकते हैं, लेकिन नौजवानों ने वो जिम्मेदारी संभाल ली। चाहे गजर हो, चाहे हुंजा हो, चाहे स्कर्दू हो, चाहे गांचे हो, कहीं पे भी, चाहे गिलगित हो, कहीं पे भी आप चले जाएं, अस्तोड़ चले जाएं, हर जगह पे बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और MWM का अलायंस खड़ा है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो डेवलपमेंट हो रही है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से हो रही है। ख्वाजा साद रफीक का स्टेटमेंट आपने देखा, 1-2 और वजीर भी बोलना शुरू हो गए। फाद हुसैन ने भी एक कॉलम लिख दिया, ये साबिक वजीर हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट के, कि जी वज़रा कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा रहे। तो फाद हुसैन साहब के इसके पीछे 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि वो गवर्नमेंट पे तनकीद करना चाहते हैं, दूसरा वो ये चाहते हैं कि शायद दोबारा वो कैबिनेट में चले जाएं, क्योंकि वो पहले कैबिनेट का हिस्सा थे। जब वो कैबिनेट में थे तब उन्हें कैबिनेट बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि उस कैबिनेट ने बड़ी पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत की थी, उस कैबिनेट ने सत्यानाश कर दिया था। तो फाद हुसैन उस कैबिनेट का हिस्सा थे, और अब फाद हुसैन को कैबिनेट अच्छी नहीं लग रही, और मेरे ख्याल में ये एक तरह की सीवी है कि जनाब मुझे कैबिनेट में दोबारा शामिल किया जाए। तो फाद हुसैन साहब को दोबारा शामिल हो जाना चाहिए ताकि कैबिनेट उनको अच्छी लगना शुरू हो जाए। बहरहाल ख्वाजा आसिफ का भी एक गिले शिकवे वाला एक ट्वीट आया कि जनाब 80,000 रुपया भी ले लिया हमसे और हमें रसीद भी कोई नहीं दी, और ये निज़ाम चल रहा है। अगर एक वफाकी वजीर की ये हैसियत है तो किसी और की क्या होगी। फिर थोड़ी देर पहले इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनाब मेरा जो घर है जहां पे मैं रहता हूं, सरकारी घर, वो टूट फूट का शिकार है। मैंने मोहसिन नकवी के तरले किए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं करवा के दे रहा, अपने घर का दरवाजा नहीं ठीक करवा पा रहा। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? ख्वाजा आसिफ हो जाए, ख्वाजा साद हो जाए, या बाकी लोग, ये सारे ना इन चीजों को रिकॉर्ड के ऊपर रख रहे हैं। इन्हें पता है कि आसिम मुनीर साहब का इक्तदार ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, इनके इक्तदार का सूरज गरूब हो जाएगा, इसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 साल होगी, इससे ज्यादा क्या होगी। तो PMLN के लिए सियासत के रास्ते बंद हो जाएंगे, दोबारा सियासत नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अब ये ग्राउंड बना रहे हैं कि जनाब हम तो बांध दिए गए थे और इमरान खान के खौफ की वजह से हम फंस गए थे, इमरान खान का किया हमारे सामने आ गया। आसिम मुनीर का बुरा वक्त आते ही उनका नाम भी कोई नहीं लेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा, लेकिन हम लिया करेंगे, हम बताया करेंगे लोगों को कि एक फलाना जर्नैल आया था, बाद में ये जर्नैल आया था, बाद में ये जर्नैल आया था, और उनकी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। ये जो लोग आज झंडा उठाई फिरते हैं ना आसिम मुनीर का, ये आसिम मुनीर साहब मेरे से कोरे कागज पर लिख कर ले लें, अगर उनकी रिटायरमेंट के बाद इनमें से किसी ने नाम भी लिया ना तो मुझे आगे पूछ लीजिएगा कि जनाब इन्होंने नाम लिया, हम आपका नाम जिंदा रखेंगे, बताएंगे सबको कि जनाब ये ज्यादती आपने की थी इस मुल्क के साथ। बहरहाल ये, और खास तौर पे पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो आपका बॉस है,
वो खुद अपने मुंह से बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है और फौज चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। आपका वजीर आजम भी, सब लोग ये कहते हैं और बड़े फख्र से ये बात की जाती है। बल्कि जो टाउट सहाफ़ी आपने रखे हुए हैं वो भी आके बताते हैं कि सारे फैसले आप ही करते हैं, कोई और नहीं करता। ये आईनी नुक्ता नज़र से, कानूनी नुक्ता नज़र से आपका हक नहीं है, आपके हलफ की खिलाफ वर्जी है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप करते हैं तो ठीक है। ये बात याद रखी जाएगी तारीख में। नादरीन, बजट के हवाले से खबरें लगातार आ रही हैं और यहां पे एक और खबर है मेरे पास बजट के हवाले से। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। हुकूमत के 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की एक तजवीज़ सामने आई है। लेवीज इसके अलावा हैं जो लेवियां लगाई जाएंगी, और जो टैक्सेस हैं 220 अरब रुपए के, ये नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। अब सरकारी मुलाजमीन को क्या मिलेगा अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन जो आपका सेल टैक्स है उसमें भी 1% का इजाफा किया जा रहा है। यानी हमें टैक्स के अंदर ये जो अब बजट आ रहा है इसमें हमें किसी जगह पे भी महंगाई कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इसमें हमें महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जानिब से अभी तक बजट की तजावीज़ के ऊपर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल फिलहाल सामने नहीं आ रहा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है नाज़रीन, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये नेपरा का रिकॉर्ड है जो ये बता रहा है। नेपरा आप समझते हैं पाकिस्तान में बिजली के हवाले से, तो ये नेपरा का जो रिकॉर्ड है वो क्या बता रहा है। नेपरा का रिकॉर्ड बता रहा है कि पिछले 8 साल के अरसे में, ये यानी 2026 तक लगा लें तो आप इमरान खान का दौर और ये सारा दौर लगा लें, इस 8 साल के अरसे में जो पाकिस्तान ने या पाकिस्तानियों ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को पैसा दिया, वो डॉलर रेट के एतबार से 40 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम बनती है। यानी IMF से 1 अरब डॉलर लेना हो, UAE का 2 अरब डॉलर वापस करना हो तो पाकिस्तान को वक्त पड़ जाता है। लेकिन IPPs क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के, फ्रंटमैनों के हैं, IPPs में क्योंकि बड़ी कमीशन मिलती है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बिजली जो IPPs ने पैदा ही नहीं की उसका पैसा देने को बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट। यानी वो बिजली जो उन्होंने पैदा की और उन्होंने आपको बेची वो तो है जनाब बिजली का बिल, लेकिन वो बिजली जो उन्होंने पैदा नहीं की और वो बिजली जो आपके सिस्टम में नहीं आई और वो बिजली जिसको आपने इस्तेमाल भी नहीं किया, उसका पैसा जब आप देते हैं तो वो होता है कैपेसिटी पेमेंट। तो जो बिजली आपने नहीं ली उसका पैसा जो आपने दिया, बिजली ना लेने का पैसा जो आपने दिया वो आपने दिया और वो बनी भी नहीं बिजली, आपने ली नहीं, उन्होंने बनाई नहीं और आपने उसका पैसा दिया 40 अरब डॉलर से ज्यादा। और ये जो IPPs पाकिस्तान में आए इनके जरिए से जो टोटल अब तक गैर मुल्की सरमायाकारी आई है, 101 IPPs है, जो टोटल गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई वो 35 अरब डॉलर है। यानी टोटल इन्होंने जो पैसा लगाया बाहर से पाकिस्तान के अंदर वो 35 अरब डॉलर है, और उसके बदले में जो हमने सिर्फ 8 साल में इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे दिया वो 40 अरब डॉलर से ज्यादा है। और पिछले 20-22 साल का हिसाब इससे अलग है। और ये रिपोर्ट है नेपरा की। तो ये पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने और परवेज मुशर्रफ ने मिलकर किया है। परवेज मुशर्रफ का इसमें बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा जो गंद मारा है इसके अंदर वो नवाज शरीफ ने मारा, नंबर 1। नंबर 2 पे आती है पीपल्स पार्टी और नंबर 3 के ऊपर आते हैं परवेज मुशर्रफ साहब। तो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। आज पाकिस्तानी जो है हर साल 2000 अरब रुपया इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में देता है, उस बिजली का जो बिजली पैदा ही नहीं हुई। नाजरीन, 28वीं आईनी तरमीम के मामले में MQM मैदान में आ गई और MQM ने कहा जनाब ये तो हमारी तरमीम है, आज नहीं कल लानी पड़ेगी। ये एक तरह की CV है जो MQM पेश कर रही है आसिम मुनीर साहब के सामने कि देखिए हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक और आईनी तरमीम की राह हमवार कर रहे हैं। चाहते वो ये है, उन्होंने एक नुक्ते पे बात की कि 140A जो है MQM पाकिस्तान का 30 साल से मुतालबा है, यानी जो कराची है उसको वफाक के अंडर कर दिया जाए। देखिए कराची जितना बड़ा है, जितनी बड़ी उसकी आबादी है, इतना बड़ा तो पूरा मुल्क होता है। कराची और हैदराबाद को अगर एक अलग सूबा भी बना देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या अगर आप सिंध में 3 सूबे भी बना देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंध तरक्की करेगा इससे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह पता है कि वो अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वोट लेते हैं, अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वो अपना इक्तदार लेते हैं और कराची और हैदराबाद के ऊपर रूल करते हैं। ये उनका तरीका वारदात है, क्योंकि यहां पे पैसा बहुत ज्यादा जनरेट होता है, सारी दिहाड़ियां जो हैं वो इस जगह के ऊपर है। और जिस तरह उन्होंने अपना कराची को कंट्रोल किया हुआ है, कैसे उन्होंने अपना मेयर बिठाया, ये सब आप जानते हैं। ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया इसे जानती है। नाजरीन, ईरान ने एक नया और खौफनाक हथियार मुतारिफ करवाया। ये हथियार जो है इसका नाम है रजब 27।
रजब 27 एक कश्ती है छोटे साइज की। इसके अंदर 2 क्रूज मिसाइल जा सकते हैं जो 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दीगर हथियार और बारूद भी